एपिसोड 36। एक नई शुरुआत। राजस्थान। अभय का महल 5 साल बाद। आज अभय के महल में बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी, क्योंकि उसकी बेटी काशी 1 साल की हो चुकी थी। अभय की पत्नी काशी इस छोटी सी काशी को उसकी गोद में देके इस दुनिया से 1 साल पहले इसी दिन चली गई थी। वह पहले काशी की वर्षी ममता था, फिर अपनी छोटी राजकुमारी काशी का जन्मदिन। काशी। एपिसोड 36। एक नई शुरुआत। राजस्थान। अभय का महल 5 साल बाद। आज अभय के महल में बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी, क्योंकि उसकी बेटी काशी 1 साल की हो चुकी थी। अभय की पत्नी काशी इस छोटी सी काशी को उसकी गोद में देके इस दुनिया से 1 साल पहले इसी दिन चली गई थी। अभय पहले काशी की बरसी मनाता था, फिर अपनी छोटी राजकुमारी काशी का जन्मदिन। वो गाड़ी में अपनी बेटी के साथ मंदिर जा रहा था। राणा जी और चंदू भी उनके साथ थे, पर कुछ था जो चंदू को अजीब लग रहा था। आज रह रह के उसका दिल बहुत घबराया जा रहा था। वो छोटी सी काशी को अपनी गोद में लिए बैठी थी और उसे बाहर दिखाते हुए बोले जा रही थी, देखो नन्ही राजकुमारी, ये सब आपका है, ये आपकी रियासत है। आप यहाँ की छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी हैं। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक लगा और गाड़ी एकाएक रुक गई। वो झटके से कुछ आगे आ गई थी। काशी को संभालते हुए वो खुद भी संभल गई थी। अभय ने एक आदमी को बाहर निकाल के देखने को कहा। आदमी जाकर देखने लगा कि तभी न जाने क्या हुआ, वो वहीं गिर पड़ा। अभय ने ये देखकर राणा को फोन कर सावधान होने को बोल दिया। चंदू काशी को अपने सीने से लगा बैठी थी। वो घबराई हुई सी इधर उधर देख रही थी। ये हो गया राणा जी, ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर काशी को बैठा काशी पर हाथ रख के उससे कस के पकड़ लिया। चंदू का 3रा महीना चल रहा था। वो डरी हुई बस राणा को ही देख रही थी। देखते देखते वो गोलियां चलने लगी थी। अभय ने सबको गाड़ी पीछे लेने को कहा। गाड़ी पीछे होने लगी, पर गोलियां ऐसे चल रही थी जैसे आज किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। अभय ने चंदू से काशी को लेकर जाने को कहा। वो लोग अपनी गाड़ी मोड़ के वहां से निकलने लगे, पर तभी उनके ड्राइवर को गोली लग गई। राणा जी ने ये देखा तो बिना सोचे बस आकर गाड़ी संभाल ली। अभय की कार को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। वो गाड़ी से निकल के बाहर आया, देखा तो सारे लोग हाथों में गन लिए उस पर निशाना ताने खड़े थे। अभय ने एक सख्त आवाज में पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? मेरे आदमी है ये। अभय ने आवाज वाली दिशा में देखा तो मालिनी और उसके पिता खड़े थे। ओहो, तो आप लोग हैं। लगता है जेल रास नहीं आई तुम लोगों को जो मरने चले आई। ये बोलकर अभय ने आगे बढ़ने लगा, पर मालिनी के आदमी ने उसे वहीं रोक दिया। सुना है तुम अपनी मरी हुई बीवी की बरसी करने जा रहे हो, सोचा तुम्हें भी उसके पास ही भेज देते हैं। अभय ने मुस्कान के साथ कहा, मर गए हमें मारने वाले मालिनी, अगर तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये बोल के मालिनी ने गन उसकी तरफ तान दिया। अभय ने जब अपनी पॉकेट से गन निकालने लगा तो वो वहाँ नहीं थी। क्या हुआ? गन नहीं मिल रही? मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो
तुम्हारे पास है ही नहीं। आज तुम्हारा मरना मेरे हाथों से लिखा है अभय प्रताप सिंह। ये बोलकर मालिनी ने उसके सीने पर एक गोली मार दी। गोली लगते ही अभय जोर से पीछे हुआ और गाड़ी लेके बैठ गया। तभी मालिनी के पिता सुजीत जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे हम पहले प्रॉपर्टी के पेपर पर इसकी साइन तो करा ले, फिर मार देना इसे। इतना बोल के उन्होंने कुछ कागजात निकाल के अभय के सामने नीचे रख दिया था। अभय के सीने से खून बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सुजीत सिंह को देखा। लगता है मौत को सामने देख पागल हो गए हो तुम। अभय गाड़ी से टिक के बैठते हुए बोला, उससे मैं तो जाऊंगा, पर याद रखना मेरी औलाद तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। तुम दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ कभी ना कभी तो होगा ही। इसलिए मैंने अपनी चाल पहले ही चल दी थी। बस खुद की मौत को नहीं टाल पाए। ये बोलकर अभय दर्द में भी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी भेज रही हूँ। कुछ देर में तुम्हारे वंश को मैं खत्म कर दूंगा। मालिनी की आंखों में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह दिख रहा था। मेरी बेटी महादेव का वरदान है। काशी ने उसे महादेव से मांगा है। उसकी रक्षा खुद महादेव करेंगे। अगर देखना है तो जाओ आजमा लो। अभय के ये कहने पर मालिनी गुस्से में आके उस पर गोलियां चला दी और अभय वहीं पर दम तोड़ दिया। थोड़ा गुस्से पर काबू रखा करो मालिनी। अच्छा चलो छोड़ो, अब उस बच्ची को खोजो और उसे मारो। मैं महल जा रहा हूँ सबको ये खुशखबरी देने और महल पर अपना अधिकार करने। ये बोलकर सुजीत वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ चंदू और राणा काशी को लेकर विजय और शालिनी के पास पहुँचे। उन्होंने दोनों को सब कुछ बताया। मतलब अब इनकी जान खतरे में है। राणा, आप चंदू के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाइए इसे लेकर, क्योंकि इसके 25 साल की उम्र तक हमें इसे बचा के रखना होगा। आप निकले यहाँ से, हम बाकी सब कुछ देख लेंगे। हमारे कुछ आदमी आपको यहाँ से निकाल के सुरक्षित कहीं पहुँचा देंगे। आप लोग खुद को गुमनाम रख के इसे पाले। इतना कहते हुए विजय ने शालिनी के हाथ में एक बॉक्स लेकर उसमें रखी छोटी काशी की माँ की आखिरी निशानी को उसके गले में पहना के उसके हाथों को चूम लिया। शालिनी ने उसे गले से लगा के महादेव के सामने रखे चंदन को उसका तिलक कर उसे चंदू की गोद से लेते हुए कहा, आज से ये अभय और काशी की बेटी नहीं सिर्फ आपकी है, इसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जब ये वापस आए तो कमजोर ना हो, एक मजबूत लड़की हो। शालिनी की बात सुन चंदू ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। आप दोनों जाओ यहाँ से, विजय ने कहा। उसकी बात सुन दोनों वहाँ से विजय के आदमियों के साथ निकल गए। उनके जाते ही विजय ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और अपने आदमियों को बुला लिया। मालिनी के आने से पहले वहाँ सब लोग आ चुके थे। मालिनी ने जब दूर से देखा तो वापस जाने को जैसे मुड़ी पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, पर मालिनी की चालाकी ने उन्हें चकमा दे दिया, क्योंकि उस गाड़ी में वो थी ही नहीं। उस गाड़ी में कोई और लड़की बैठी थी। मालिनी को शायद पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस लड़की से जब पूछा गया तो उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। विजय जानता था इसके लिए उस लड़की को मोटी रकम मिली थी। कोई कुछ नहीं कर सका। उधर सुजीत सिंह ने नकली प्रॉपर्टी के पेपर बना के सबको ये यकीन दिला दिया था कि ये महल अभय की प्रॉपर्टी सब अब उसकी थी। विजय सारी सच्चाई जानता था पर खामोश था, क्योंकि उसे अभय और काशी की बच्ची की जान
महफूज रखना था। विजय और शालिनी ने अपने आप को अभी शांत रखना ही सही समझा। मालिनी ने सब जगह अपने आदमियों को लगा दिया था कि वो अभय की बेटी को खोजे, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। एक खबर आई कि जिस गाड़ी में राणा और चंदू भागे थे वो दूर खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। मालिनी और सुजीत को विश्वास हो गया कि अब अभय के खानदान का कोई नहीं रहा। दोनों बाप बेटी ने महल पर कब्जा कर लिया था। वक्त आगे बढ़ रहा था। मालिनी ने भी एक लड़के जिसका नाम कुमार था उससे शादी कर ली थी, जो उससे भी बड़ा कमीना था। धीरे धीरे विजय ने भी खुद को अपने बिजनेस और बाकी चीजों में व्यस्त कर लिया था, पर काशी के हर जन्मदिन पर वो एक तोहफा उसके लिए खरीद के रखता था। ऐसे ही 25 साल बीत गए थे और इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। 25 साल बाद बनारस 80 घाट यहाँ की सुबह में आज भी वहाँ वही जादू और निखार था जो उस वक्त था जब काशी इस बनारस को अपने भजन से गाया करती थी। पर एक बात इस बनारस में अलग थी और वो था यहाँ का शांत माहौल, क्योंकि अब यहाँ का माहौल थोड़ा तूफानी हो गया था क्योंकि अब यहाँ काशी के रूप में उसकी बेटी रह रही थी। दिखने में एकदम काशी जैसी थी, आवाज, नैन, नक्श, सब कुछ उसकी तरह, बस तेवर में अपने पिता अभय प्रताप पर गई थी। उसके चाल में राजपूती ढंग था, स्वभाव भी उन्हीं की तरह का था। बोल रहे हैं ना तुमसे घर खाली करो ना, तो अब भी तुम्हें यही खाली कर देंगे। एक आदमी मुंह में पान भरे, गले में गमछा डाले एक बुजुर्ग को धमका रहा था और बाकी सब वहाँ खड़े देख रहे थे। अरे ये मालिक, बस कुछ वक्त दो, आपका सारा कर्जा हम चुका देंगे मालिक, रहम करो। वो बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रहा था, पर उस आदमी पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस अपने आदमियों से बोल के उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकवाने में लगा था। अरे ओह चाचा, कहे अपना टाइम फोकट में इशार पर वेस्ट कर रहे हो। इस ससुरे सब लातन के भूत है, बातन से ना मान ही। सब ने आवाज की तरफ देखा तो सामने दुकान के पास बुलेट पर चश्मा लगाए, जीन्स पहने, उस पर कुर्ती ढाले, खुले बाल में एक लड़की उसी बुलेट पर लेटी हुई थी। बाकी ने काशी की तरफ देखते हुए कहा, देख काशी, इसके और हमारे बीच का मामला है, तुम तो इन सब में दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे वो बाकी मिसिर, अगर तू चुपचाप घर में अंदर जाके करते तो हम सोचते भी, अगर तुम शराफत दिखाते तो भी साला हम सोचते, पर तुम तो एकदम से पंक्ति पर उतारू हो गए हो। पर जब तुम ये सब यहाँ ऐसे सारे आम बेइज्जत कर रहे हो तो साला तब तो ये बनारस की बात हो गई और तब हमारे बीच बोलना भी जायज होगा। ये बोलते हुए काशी बाइक से उतर चश्मा निकाल खड़ी हो गई। बाकी ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने उसे घेर लिया। तभी एक लड़के ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, दीदी, माँ ने 15 मिनट में घर पर बुलाया है। उसकी बात सुन काशी ने उन सब आदमियों को देखते हुए कहा, सुना तुम लोगों ने, माँ ने बुलाया और वो भी 15 मिनट में। तो माँ का कहा कैसे टाल दे हम, तो बेटा जल्दी पीट लो और हमें जाने दो। ये बोल उसने एक आदमी के सर पर वहीं
रखा एक टेबल दे मारा। वहाँ खड़े सारे लोग उन आदमियों को पीटता हुआ देख रहे थे। कुछ देर में उसने सारे आदमी को ढेर कर दिया था तो बांके के पास आते हुए बोली, देखो बांके मिस्र, ये जो सामान तूने बाहर फेंकवाया है उसे इज्जत के साथ अंदर रखो और यहाँ दोबारा मत आना। चलो शुरू करो। ये बोल वो जाने लगी। जो बुजुर्ग ने उसके सामने हाथ जोड़ कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। अरे काका, बस बस जाओ, आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये बोल वो अपने बुलेट को स्टार्ट कर अपने भाई को पीछे बैठा वहाँ से निकल गई। जैसे ही काशी घर पहुंची तो उसकी माँ चंदो गुस्से में उसे बोली, आ गई? अरे शर्म कर, शर्म ऐसे ही गली मोहल्ले में लड़ाई करती फिरती है। देख अपने भाई को, कितना सीधा है। अरे वो लड़का होके भी इतना सीधा है, पर तू लड़की होकर भी ऐसे ही है। ऐसे ही लक्षण रहे तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। चंदो जी इसलिए ये बोल रही थी क्योंकि काशी से पहले उसकी बाजार वाली हरकत को यहाँ बता गया था, पर काशी थी कि सर झुकाए बस सुने जा रही थी। अरे क्यों? बच्ची को आते ही सुनाने लगी, सुबह से भूखी है, कुछ खाने को तो दिया नहीं, पर उसे बातें सुना रही हो। कमरे से बाहर आते हुए उसके पापा राणा जी ने कहा, देखो पापा, माँ फिर शुरू हो गई। अरे हमने तो बस एक बुजुर्ग की हेल्प की थी, काशी बोली। काशी बच्चों की तरह उनके सीने से लग के बोल रही थी, अरे हम जानते हैं कि आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, इसलिए तो हम हमेशा आपका साथ देते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि चंदो जी ने खाना टेबल पर लगाते हुए आवाज़ दिया, अगर बाप बेटी का प्यार एक दूसरे के लिए झलक गया हो तो चले आइए, खाना लगा दिया है। और उनकी बात सुन दोनों ने मुस्कुराकर टेबल के पास आए, रखी चेयर को खींच कर बैठ गए। वहाँ पहले से काशी का भाई युग बैठा मेज से पूरी सब्जी खा रहा था। बस भाई कुछ छोड़ दे मेरे लिए, काशी ने उसके सामने से एक पूरी उठा के अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। वो हमेशा उसे परेशान करने के लिए यही करती थी और फिर दोनों की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती थी। चंदो और राणा दोनों ही अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे, पर ये खुशियाँ बहुत जल्दी बदलने वाली थी। काशी के जन्मदिन के दिन 2 हफ्ते बाद, काशी के जन्मदिन के दिन जो 2 हफ्ते बाद था, क्या होने वाला है 2 हफ्ते बाद? क्या अनजान काशी आने वाले खतरों के लिए तैयार है? क्या काशी को अपनी सच्चाई पता चलेगा? जानने के लिए पढ़े सुनिए काशी एपिसोड 37 का। तब तक के लिए इतना ही। आगे टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।